हेलो स्टूडेंट, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम हमारे चैप्टर विद्युत रसायन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है नर्स समीकरण। तो बिना किसी देरी के हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नर्स समीकरण। नर्स समीकरण स्टार्ट होता है इस इक्वेशन से, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये फॉर्मूला या ये इक्वेशन हम क्लास 11th के अंदर डिराइव करते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये इक्वेशन कहां से आई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस यहीं से याद रखो कि जो डेल्टा जी होता है वो किसके बराबर होता है। डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, जहां पर डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी है गिब्स मुक्त ऊर्जा के अंदर परिवर्तन। डेल्टा जी नॉट क्या है, मानक अवस्था के अंदर गिब्स मुक्त ऊर्जा के अंदर परिवर्तन, यानी मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट, टी है तापमान और क्यू है हमारा अभिक्रिया भागफल। हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस एन एफ ई सेल। उसी तरीके से डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा ही आर टी एल एन क्यू। हम इस पूरे समीकरण के अंदर माइनस एन एफ का भाग देंगे, मतलब हम यहां पर भी माइनस एन एफ का भाग देंगे, हम यहां पर भी माइनस एन एफ का भाग देंगे और हम इस वाले पार्ट में भी माइनस एन एफ का भाग देंगे। तो जैसे ही हम यहां से माइनस एन एफ का भाग देंगे तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा और जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनकर आएगी वो आएगी ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस माइनस 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 आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू। ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल कर आई है इसी को हम नर्स्ट समीकरण यानी नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन के अंदर ये जो ई सेल है ये है हमारा सेल का विद्युत वाहक बल, ई नॉट सेल मानक अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल, आर है गैस कांस्टेंट, टी है तापमान, एफ है फैराडे नियतांक जिसका मान फिक्स होता है 96500 कूलाम और एन है नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। जो भी हमारे पास सेल अभिक्रिया दे रखी है उस सेल अभिक्रिया के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं उसी के मान को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। और क्यू है हमारा अभिक्रिया भागफल। यहां पर ये जो एल एन है ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग यानी लॉग की बेस ई। हमारे पास लॉग की दो वैल्यूज चलती है, एक हमारे पास चलती है लॉग की बेस ई और एक हमारे पास चलती है वैल्यू लॉग की बेस 10। लॉग की बेस ई को ही हम ln लिखते हैं और अगर हमने सिंपल लॉग लिख रखा है और उसकी बेस में कुछ भी नहीं लगा रखा है तो हम उसको लॉग की बेस 10 ही मान के चलते हैं। अगर हमने लॉग की बेस 10 लिख रखा है तो भी लॉग की बेस 10 लिख रखा है वो तो है ही लॉग की बेस 10, और अगर हमने लॉग की बेस में कुछ भी नहीं लिख रखा है तो भी हम उसे लॉग की बेस 10 ही मानते हैं। और अगर हमने लॉग की बेस ई लिख रखा है तो लॉग की बेस ई को ही हम क्या लिखते हैं, ln यानी नेचुरल लॉग लिखते हैं। हमारे पास नेचुरल लॉग की वैल्यू नहीं होती है, हमें लॉग की वैल्यू पता होती है, तो हम नेचुरल लॉग को लॉग के अंदर चेंज करेंगे और बड़ा ही सिंपल है। अगर नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करना है तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई कराएं तो जो ln है वो log की बेस 10 के अंदर चेंज हो जाता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर हमें log की बेस e को यानी नेचुरल log को log की बेस 10 के अंदर चेंज करना है तो हमें सिंपली इस नंबर से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है 2.303। सिंस हम ln यानी नेचुरल log से ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, हमारे पास उसकी वैल्यूज नहीं होती है, इसीलिए हम नेचुरल log को log के अंदर चेंज करेंगे। तो जैसे ही हम नेचुरल लॉग को लॉग के अंदर चेंज करेंगे तो हम यहां पर 2.303 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इस ln को लॉग की बेस 10 के अंदर चेंज कर लेंगे। तो जो हमारे पास इस इक्वेशन का दूसरा फॉर्म बनेगा वो बनेगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटा NF। ln चेंज हो जाएगा नेचुरल लॉग के अंदर
और ये आ जाएगा रिएक्शन कांस्टेंट। ये वो फाइनल फॉर्म है इक्वेशन की जिसको हमें आगे यूज करना है। ठीक, बोलो आती है बात समझ के अंदर। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर हम तापमान को 298 केल्विन फिक्स कर लें, अगर हम मान लें कि यहां पर जो तापमान है 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस है, जैसा कि इस चैप्टर में 99% केस के अंदर होगा। इस चैप्टर में 99% केसेस के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जो भी सेल बनाए गए हैं, वो 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर बनाए गए। तो अगर हम तापमान को 298 केल्विन रख लेते हैं तो गैस नियतांक की वैल्यू हमें पता है एन, और एफ जो होता है वो होता है फैराडे नियतांक, जिसका मान होता है 96500 कूलाम। तो ये सब वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो यही इक्वेशन फाइनल फॉर्म में जो हमारे पास निकल के आएगी वो आएगी ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यू। ये वो एग्जैक्ट फाइनल फॉर्म है जो हमें यूज करनी है इस चैप्टर के अंदर। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यू। ये वाला फॉर्मूला तब यूज होगा जब हमारे पास टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, जो कि इस चैप्टर के अंदर 99% केसेस के अंदर होने वाला है। इस चैप्टर में 99% केसेस के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो 298 केल्विन के ऊपर किए गए हैं। तो ये है फाइनल फॉर्म नस्ट इक्वेशन की। ई सेल इक्वल होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन इंटू लॉग क्यू। ई सेल आपका है ईएमएफ और ई नॉट सेल भी आपका ईएमएफ है, लेकिन वो मानक अवस्था के ऊपर है। एन है सेल के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, लॉग नेचुरल लॉग क्यू। क्यू क्या है हमारे पास, क्यू है हमारे पास अभिक्रिया भागफल। लो आती है बात समझ के अंदर। तो ये था हमारे पास नस्ट समीकरण जो हमने इस इक्वेशन से स्टार्ट करके फाइनल फॉर्म के अंदर डिराइव किया था। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर बाय चांस किसी 1% केसेस के अंदर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं दे रखा है तो हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो चलो नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में हमें एक सेल अभिक्रिया दे रखी है और इस सेल अभिक्रिया के ई सेल का मान हमें ज्ञात करना है और इस सेल अभिक्रिया के ई नॉट सेल का मान हमें दे रखा है। तो अगर हम इस सेल अभिक्रिया को देख करके इसका नस्ट समीकरण लिखना चाहें तो हम लिखेंगे नस्ट समीकरण जो होता है वो होता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यू। ये है हमारे पास नस्ट समीकरण। इस नस्ट समीकरण को हम इस सेल के ऊपर यानी इस सेल अभिक्रिया के ऊपर लागू करेंगे। तो ई सेल की वैल्यू तो हमको कैलकुलेट करनी है। ई सेल की वैल्यू तो हमको कैलकुलेट करनी है। ई नॉट सेल की वैल्यू यहां पर गिवन है 3.17 वोल्ट माइनस 0.0591 को कैलकुलेशन पर्पस के लिए 0.06 लिख लेते हैं। एन है इस अभिक्रिया में होने वाले कुल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो जब इस पूरी अभिक्रिया के अंदर जो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है 2, तो एन आ जाएगा 2 लॉग क्यू। लॉग ऐसा ही क्यू होता है अभिक्रिया भागफल। अभिक्रिया भागफल का मान होता है उत्पाद की सांद्रता बटे के अंदर अभिकारकों की सांद्रता। और जब भी हम उत्पाद की सांद्रता में बटे में अभिकारकों की सांद्रता लिखते हैं तो जो भी तत्व शुद्ध ठोस अवस्था में और शुद्ध द्रव अवस्था में होते हैं उनके सक्रिय द्रव्यमान को यानी उनकी सांद्रता को इकाई मान लेते हैं। तो यहां पर हम क्यू की जगह लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता। तो ये तो शुद्ध ठोस अवस्था में है तो इसकी तो सांद्रता 1 हो जाएगी, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर हम लिखेंगे Mg+2 की सांद्रता और साथ में Mg+2 का जो भी रस समीकरण गुणांक होगा वो इसके पावर के अंदर आएगा। यहां पर इसका रस समिति गुणांक 1 है तो इसकी पावर में आएगा 1 डिवाइडेड बाय अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता के अंदर Mg शुद्ध ठोस अवस्था में है और शुद्ध ठोस के सक्रिय द्रव्यमान को 1 मान लिया जाता है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर लिखेंगे हम Ag+ की सांद्रता।
तो Ag प्लस की सांद्रता और Ag प्लस का जो भी रस समीकरण गुणांक होगा वो इसकी पावर के अंदर आएगा। तो इसी को आगे हम सॉल्व करते हैं। हमें ई सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। ई नॉट सेल हमें दे रखा है 3.17 माइनस, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने 0.0591 को 0.06 लिखा था। इस अभिक्रिया में जो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.03 लॉग Mg प्लस 2 की सांद्रता। Mg प्लस 2 की सांद्रता दे रखी है 0.1 m, तो Mg प्लस 2 की सांद्रता 0.1 और Ag प्लस की सांद्रता दे रखी है 0.001, तो ये दे रखी है 0.0001 और इसकी पावर है 2। इसी को आगे सॉल्व करते हैं। ई सेल इज इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.03 लॉग 0.1 इंटू 0.0001 इंटू 0.0001। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10 की पावर 4, 1 2 3 4, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो भी ऊपर आएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, और यहां इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बचेगा 3.17 माइनस 0.03 लॉग, ये हो जाएगा 10 की पावर 8, नीचे आएगा 10 की पावर 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.17 माइनस 0.03 लॉग 10 की पावर 7। यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जो आंसर आएगा 3.17 माइनस 0.03 इंटू 7 लॉग 10, और जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा ई सेल इज इक्वल टू 2.96 वोल्ट। तो इस तरीके से हम नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके किसी भी सेल का या किसी सेल अभिक्रिया के लिए ई सेल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोला आती है बात समझ के अंदर। अब हम सीखेंगे कि हम कैसे नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके साम्यावस्था स्थिरांक का मान निकाल सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नस्ट समीकरण से साम्य स्थिरांक। ठीक, तो चलो अब देखते हैं कैसे हम नस्ट समीकरण से साम्यावस्था स्थिरांक को निकाल सकते हैं। हमारे पास जो नस्ट समीकरण है वो है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। जब हमारे पास तापमान ना दे रखा हो, यानी जब हमें तापमान नहीं बता रखा हो कि तापमान कितना है, 298 केल्विन है या नहीं है, तब उस अवस्था के अंदर हम नस्ट इक्वेशन को क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। ठीक, अगर हम इसी को साम्यावस्था के ऊपर देखें तो साम्यावस्था पर जो ई सेल का मान होता है वो 0 हो जाता है। साम्यावस्था पर किसी भी सेल का जो ई सेल होता है वो 0 हो जाता है, और गांव के बच्चे को पता है कि साम्यावस्था पर अभिक्रिया भागफल को ही साम्यावस्था नियतांक के कहा जाता है। ये के क्या है हमारे पास, साम्यावस्था नियतांक। तो दो बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली कि साम्यावस्था के ऊपर किसी भी सेल का ई सेल जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। दूसरी, साम्यावस्था पर अभिक्रिया भागफल को ही साम्यावस्था स्थिरांक या साम्यावस्था नियतांक कहते हैं। तो साम्यावस्था पर इस इक्वेशन के अंदर दो चेंज होंगे, क्यू की जगह लिखा जाएगा के
और ई सेल की जगह कितना लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। साम्यावस्था नियतांक या साम्यावस्था स्थिरांक और अभिक्रिया भागफल दोनों के मान सेम तरीके से निकाले जाते हैं। जैसे हमने अभिक्रिया भागफल का मान निकाला था उत्पाद की सांद्रता बटे के अंदर अभिकारकों की सांद्रता, सेम टू सेम हम साम्यावस्था स्थिरांक का मान भी निकालते हैं। उत्पाद की सांद्रता बटे के अंदर अभिकारकों की सांद्रता, फर्क सिर्फ इतना होता है किसी भी अवस्था के ऊपर अगर हम उत्पाद की सांद्रता और अभिकारकों की सांद्रता का अनुपात निकालते हैं तो उसे अभिक्रिया भागफल कहा जाता है, और अगर हम साम्यावस्था के ऊपर उत्पाद की सांद्रता और अभिकारकों की सांद्रता का अनुपात निकालते हैं तो उसी को अभिक्रिया भागफल ना कह करके साम्यावस्था स्थिरांक कहा जाता है। तो हम इन दो वैल्यू को अगर इसमें पुट करें तो साम्यावस्था पर ई नॉट सेल हो जाता है 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q की जगह हम क्या लिखेंगे K। अगर हमें इस इक्वेशन से log Q की या साम्यावस्था स्थिरांक का मान निकालना है तो हम log Q को तो यहीं रखेंगे और इस पूरे पार्ट को उस तरफ लेके जाएंगे। तो अगर हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करें तो हम लिखेंगे कि हमारा जो ई नॉट सेल है वो RT वो बराबर है 2.303 RT बटा NF log K के। क्या किया हमने, हमें log K यानी साम्यावस्था स्थिरांक का मान ज्ञात करना था, तो हमने इस पूरे को उठा करके इक्वल टू के उधर पहुंचाया। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो ये बनी, ई नॉट सेल किसके बराबर आ गया 2.303 RT बता NF log K के बराबर आ गया। ठीक, अब अगर हमें log K की वैल्यू निकालनी है तो हम log K को तो इस तरफ ही रखते हैं और इस पूरे पार्ट को इस तरफ पहुंचाते हैं। तो log K हमारे पास आ जाएगा ई नॉट सेल इंटू NF डिवाइडेड बाय 2.303 RT, ये किसी भी तापमान के ऊपर। और अगर हमें तापमान 298 केल्विन दे रखा है तो यदि हमें तापमान 298 केल्विन दे रखा है तो 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो इक्वेशन चेंज होगी वो ये होगी कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यानी 298 केल्विन के ऊपर हम ई सेल को क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाय n log K। क्या किया हमने, जैसा कि हमने पहले भी किया था कि अगर हम तापमान को फिक्स कर लें 298 केल्विन कर लें तो हमें तापमान का मान पता चल गया 298 केल्विन। गैस नियतांक का मान हम जानते हैं, फैराडे नियतांक का मान हम जानते हैं। तो हम R, T और F की वैल्यू रख के जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय n log K। और अगर यहां से हमें log K की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे log K इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल इंटू n डिवाइडेड बाय 0.0591। ये इक्वेशन तब यूज करेंगे जब हमें तापमान 298 केल्विन दे रखा होगा, और ये इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब हमें तापमान 298 केल्विन के अलावा कुछ और दे रखा होगा। तो इस तरीके से हम नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके किसी भी अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था नियतांक या साम्यावस्था स्थिरांक के मान को निकाल सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। आज हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी है। पहली तो हमने सीखी है क्या होता है नर्स्ट समीकरण। चलो आओ तो हम एक बार
रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था नस समीकरण। और नस समीकरण कहां से स्टार्ट हुआ था, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। फिर हमने इसको सॉल्व करके जो फाइनल फॉर्म निकाली थी नस समीकरण की, जो हमें न्यूमेरिकल के अंदर यूज करनी है, वो ये थी ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यू। नस समीकरण से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पर हमें ई नॉट सेल का मान पता था और ई सेल का मान कैलकुलेट करना था। तो हमने इस इक्वेशन को देख करके पहले इसका नस्ट समीकरण लिखा और इस नस्ट समीकरण के उपयोग से हमने फाइनली इसके लिए ई सेल के मान को कैलकुलेट कर लिया, तो जो आया था 2.96। फिर हमने सीखा कि कैसे हम नष्ट समीकरण की सहायता से साम्यावस्था स्थिरांक या साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो साम्यावस्था स्थिरांक या साम्यावस्था के ऊपर सेल का ई सेल जो होता है वो शून्य हो जाता है और साम्यावस्था स्थिरांक पर ही अभिक्रिया भागफल को क्या कहा जाता है, साम्यावस्था स्थिरांक कहा जाता है। तो यहां से हमने इसको सॉल्व करके लॉग के यानी हमारे साम्यावस्था स्थिरांक का मान निकाला था। किसी भी तापमान के ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा और अगर तापमान 298 केल्विन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। बोलो आती है बात समझ के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।